चल गया कि यहाँ के लोगों में दम नहीं है। इतना तो मुझे पता चल गया कि आपके लोग भाषण दे रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठ के उनके लिए तालियां भी नहीं बजाए। इतना तो पता चला रामाधीन जी कि फूलपरास के लोगों में दम नहीं, आरक्षण की लड़ाई ये लोग नहीं लड़ सकते। ये तो पता चल गया मुझे। अगर दम है तो अब या तो रामाधीन जी को, राम बाबू को, अभी जो भाषण दे रहे हैं उनको आप लोग पसंद नहीं करते करते हैं तो यही एक वजह है ना कि आप में कोई जोश हमको नहीं दिख रहा। अगर करते हैं तो उनके भाषणों में तालियां बजनी चाहिए थे ना। आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आ गए। आप लड़ाई लड़ सकते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं है भाई। 91वां दिन है, मैं सड़क पे हूँ और आप लोग यहाँ बैठ के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि किसी का मैयत में आए, कोई मर गया है, वैसे बैठे हुए हैं। जो आंदोलन के लोग होते हैं उसमें जोश होता है, उसमें मर्दानगी होती है, उसमें लड़ने की जज्बा होता है जो दिखता है। आप लोगों में वो बात कहाँ है? रामाधीन जी कहा करते थे कि मधुबनी में के मैथिली के लोग, हम लोग बड़े जोशीले होते हैं सर। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अगर संगठन मजबूत है तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो वो मर्दानगी, वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन जिससे लक्षण वापस मिलेगा वो नहीं है। आप लोगों में नहीं लड़ सकते आप लोग। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के कान में बोल रहे थे कि सर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मैं भी पढ़ा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। ये सुप्रीम कोर्ट जो सारे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए, सारे साक्ष्य को, संविधान के उन धाराओं को जिसका उल्लंघन हम लोगों ने नहीं किया था, उस सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया था। उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि समायोजन, एक वर्ड, और उसके लिए बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया और हमें फिर से तांती ततवा बनना पड़ा। और उस नोटिफिकेशन की वजह से, सरकार के उस नोटिफिकेशन के वजह से, ऐसे नीतीश सरकार चाहती तो उस नोटिफिकेशन को बचा सकती थी, हमें आरक्षण को बरकरार रख सकती थी। लेकिन हम बेजुबान लोग, हम निरीह लोग, हम दबे कुचले लोग जिसके मुंह में आवाज नहीं, हाथों में दम नहीं, मरनासन कहीं पड़े रहने की आदत के शिकार लोग, उसको नीतीश कुमार जी से क्या, उसको आपसे क्या मतलब है? आप जिए मरिए, वो जानता है कि आदमी मरा हुआ समाज है, इसको बचा के क्या करोगे? जितना बचाओगे और मरता चला जाएगा। अरे भाई आज रुक जाइए, नहीं सब कीजिएगा ना भाई, ये जरूरी है क्या? इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में वही जज, वही दोनों जज जिससे मिसलेनियस अपील दायर हुआ था, ये कहते हुए, अरे यार तुम लोग बड़ा आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए चले हो यार, लंबा बाल बना लिया तो उसे क्या होता है? हम 1 घंटा आधा घंटा नहीं बैठ पाते सही से यार। हम आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? हर मीटिंग में जा रहा हूं, यही रोना है मेरा कि जो समाज आधा घंटा बैठ नहीं सकता गंभीर विषय पे बात करने के लिए, आरक्षण जैसे गंभीर लड़ाई पे लड़ने के लिए हम लोग चले, कोई इधर उछल रहा है, कोई उधर उछल रहा है, कोई कान में आके बोल रहा है, आधा घंटा हम लोग नहीं बैठ सकते, आरक्षण की लड़ाई लड़ने चले हैं यार। ये माताएं लोग आपस में घूंघट टान के कान, कैसे आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? ये बड़ी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। उसके लिए हमें डिसिप्लिन को, शिष्टाचार को, शरीर में गर्म खून को गर्म करना होगा।
आज मैं मेरी आज 51 दिन है मेरे घर नहीं गया है। मेरी बेटी का ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके आवेदन पे साइन नहीं किया है। स्टडी टूर में जाना था मेरी बेटी को दुबई, लेट से पहुंचा, उसका पासपोर्ट वीजा पे साइन करने के लिए वो नहीं जा सके। और आप लोग यहां के कानाफूसी कर रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई के लिए तंबू गाड़ दिया आपने। आपका नेता बोल रहा है बढ़िया बढ़िया बातें हैं, कोई सुनने का समय नहीं, हाथ में दम नहीं, शरीर में दम नहीं, मुंह में आवाज नहीं, आरक्षण की लड़ाई लड़िएगा। ये कतई संभव नहीं है। ये मुर्दों के शरीर में जान लाना होगा, सोच को बदलना होगा, मर मिटने के लिए तैयार होना होगा, तब आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर था सुप्रीम कोर्ट में, आज सुनो। उसमें हमने ये कहा था जज से कि आपने जो जजमेंट दिया है माननीय न्यायाधीश महोदय, उसमें बिहार सरकार ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रहा है। आपने कहीं नहीं लिखा है कि नियुक्ति के बीच में प्रक्रिया को बदलाव हो सकता है। आपने ये कहीं नहीं लिखा कि जो बच्चे अप्लाई किए हैं 9 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसको उसके नौकरियों को आप रद्द कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को रद्द कर सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा है। यही अपील हमने किया था कि आपके जजमेंट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप इसको पुनर्विचार कीजिए और बिहार सरकार को निर्देश दीजिए कि ये गलत है। ये बिहार सरकार के उनके खुद के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें लिखा है कि आप नौकरियों के बीच में, नियुक्तियों के बीच में, प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये वही 2 जज हैं, प्रकृति के सारे नियम को, मौलिक अधिकार के सारे नियम को, संविधान के मौलिक अधिकार दिया उन बच्चों को, उन सारे नैसर्गिक नियम को धत्ता बताते हुए वो खंडपीठ ने, जज ने ये कह दिया कि आप केस को विड्रॉ कीजिए, तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सरकार के पास जाइए। ये वो उनसे भी ऐसा कह दिया कि हम लोग सड़े गले समाज से आते हैं, ना मुर्दों के समाज से आते हैं, और कोई भी कुछ हमारे बारे में कुछ भी लिख सकता है। हम लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम आप केस को विड्रॉ कीजिए। हाई कोर्ट कह रहा है कि केस विड्रॉ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट वही जज कह रहा है कि हम नहीं सुनेंगे, आप वहां ले जाइए। लेकिन एक बात उसमें अब ये है कि जब हम हाई कोर्ट गए थे तो उसने कहा था केस विड्रॉ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हाई कोर्ट जाइए। जब उसने कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, तब आप कोर्ट को ये केस अब लेना पड़ेगा। तो जितने भी छात्र हैं जो जिनकी नौकरियां छीनी गई है, जिनको निकाला गया, जिसका एडमिशन रद्द किया गया है, अब हाई कोर्ट में केस होगा उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है कि हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट को जज क्या करेगा मालूम नहीं। लेकिन एक संभावना बनी है कि हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कम से कम ये कहा है। और बिहार सरकार में ये लड़का नौकरी करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। बिहार में ऐसे नौकरी करने वाले का एक संगठन बना है, राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लड़ने गई थी ये संस्था, और आज जो मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ये यही संस्था ने किया था, एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ही नहीं किया था। और एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है, मैं पढ़ रहा था कि वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में हम लोग हाई कोर्ट में तुरंत केस करेंगे। हो सकता है कल केस हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन वो लोग केस हाई कोर्ट में इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे एम्प्लॉय एसोसिएशन पे, उनके
निर्णय पे भरोसा है कि वो लगातार आपके जो नौकरी पेशा बच्चे हैं उसकी हक की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। मुझे भरोसा है कि वो केस फिर से होगा, हाईकोर्ट में वो सुना जाएगा। और जो अब देखिए, अगर ये जो खंडपीठ है विक्रमनाथ जी का, जो माननीय जज हैं, अगर वो सुनते तो उनको बाध्य होना पड़ता, हमारे पक्ष में डिसीजन देने के लिए बाध्य होना पड़ता। क्योंकि अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले राजस्थान सरकार और एक कोई प्रकाश पांडे की क्या है उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके बीच में केस हुआ था। प्रकाश जी ने केस किया और ये कहा कि राजस्थान की सरकार ने मेरे इन नियम को प्रक्रिया के बीच में, नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नियम बदले, जिससे मेरी नौकरी नहीं हुई। और खंडपीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल खंडपीठ, जो संविधान खंडपीठ होता है, उसमें 7-8 जज होते हैं। उसे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चंद्रचूड़ साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी उस पीठ में थे। और उनका निर्णय आया था कि भाई नीतियों के प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। उनका एक जजमेंट आया था और हम लोगों को पूरा भरोसा था कि जब विक्रमनाथ जी मिसलेनियस एप्लीकेशन को सुनेंगे, अपील को सुनेंगे, तो उनको बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर वो ट्रिपल बेंच, डबल बेंच के खंडपीठ था। इनसे ऊपर ट्रिपल होता है, इनसे 5 बेंच होता है, 5 जज बेंच होता है। ये संविधान पीठ थी और विक्रमनाथ जी को पता था कि जब वो सुनेंगे ये जो राजस्थान सरकार का और अस्थाना जी का, प्रकाश जी का जो केस है, उसमें स्पष्ट निर्देश है, वो तो एक तरह से कानून हो जाता है। उनको मालूम था, उसने साफ कहा कि विड्रॉ कर लीजिए। तो प्री माइंडसेट के, उनके एक सोची समझी माइंडसेट के तहत तांती तत्वा के खिलाफ में उनके दिमाग में एक माइंडसेट है, वो उगल दिया उन्होंने। उनको पता था कि जहां सुनवाई होगा, वो जो खंडपीठ का जजमेंट हो लगाया जाएगा, और हमको बाध्य होके हमने जो आदेश दिया उसको उनको बदलना पड़ेगा, कह दिया उन्होंने। और आपको पता है कि हम शुरू से कह रहे हैं कि एक एक करके आरक्षण के जितने प्रावधान हैं, जहां जहां मौका मिल रहा है, उनको खत्म कर रहा है। आप नौकरियों में देखिए, जो सरकारी नौकरियां थी रेलवे में, जब आप रेलवे में थे तो सरकार के नियम के अनुसार आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। लेकिन जब आरक्षण खत्म कर देते हैं, सरकार कुछ चीजें बहाली को प्राइवेटाइजेशन कर देती है, तो उसके पास ये बाध्यता नहीं है कि आप नौकरियों में एससी और एबीसी का आरक्षण को लागू करें। और इस तरह बैकडोर से आरक्षण को खत्म कर दे रही है। उन्हें बीजेपी सरकार ने संविधान के सभी स्तंभों, रिजर्वेशन हो, जुडिशरी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यूनिवर्सिटीज हो, आरबीआई हो, संसद हो, ये सारे संस्थानों पे उन्होंने कब्जा किया है और वहां से चाबुक चलाता है। अब डिसीजन, उस तरह के निर्णय होते चले जाते हैं। और उस तरह के निर्णय हम जैसे दबे कुचले जो 78 बरस से लगातार हाशिए पे हैं, उस पे ज्यादा चाबुक पड़ता है। और हम लोग आंदोलन किए होते, सड़क को जाम किए होते, हम लोग संसद को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोगों से घेरे होते, हम माननीय मुख्यमंत्री के आवास को घेरे होते, राज्यपाल के घर को घेरे होते, तो सरकार के कान में जू रेंगती। हमने वो नहीं किया। इसलिए नहीं कर पाए कि हमने कभी सड़क जाम नहीं किया, हमने थाने के खिलाफ में उनके थाने को नहीं घेरा, रोड को जाम नहीं किया, तो हम कैसे घेर सकते थे सीधे मुख्यमंत्री को? और इसीलिए हाको रथ हम पान आंदोलन का निर्माण हुआ है। कि हाको रथ हम पान को गर्म कर सके, आपके भीतर जो दब्बूपन है उसको निकाल के फेंक सके।
आपके मुंह में जो आवाज नहीं है उसको आवाज दे सके और कह सके कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि मैं छत्र भूमिहार, गर्व से कहते हैं खूंटा ठोको कहो कि हम भूमिहार हैं। जादव कहते हैं कि शान से हम यदुवंशी हैं। तो हाँ को रथ हम पान आपको कहता है कि आप भी हाथ उठाइए, गर्व से कहिए हम तांती ततवा पान हैं। और ये जज्बा और ये हिम्मत दिलाने का नाम है हाँ को रथ हम पान है। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए हमने एक आंदोलन चलाया हाँ को रथ हम पान, और हमारा रथ है जो गली गली जा रहा है। आज समझिए कि मैं आज 51वां दिन है, कल मैं जा रहा हूं औरंगाबाद। आज शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दरभंगा में, जो 24 तारीख को पोलो ग्राउंड में जो रैली होने वाली है उसको खत्म करेंगे। 2 बजे रात को हम पहुंचेंगे पटना, सुबह 6 बजे जाएंगे औरंगाबाद दाऊद नगर में एक मीटिंग है, उसको खत्म करेंगे, फिर पटना आएंगे। अब फिर परसों सुबह निकलेंगे बेलदौर खगड़िया के एक सभा, वहां इस तरह का सभा है, उस सभा को खत्म करेंगे, परबत्ता जाएंगे, फिर वहां से रात में करीब फिर 12-1 बजे घर पहुंचेंगे, फिर सुबह 7 बजे निकलेंगे समस्तीपुर के लिए। समस्तीपुर में मीटिंग करेंगे, फिर हम दरभंगा आएंगे पोलो मैदान की तैयारी के लिए। एक दिन चैन से मैं सो नहीं रहा। किसके लिए? 78 बरस से जो कलंक है पान समाज के माथे पे, हाशिए पे जो खड़ा किया है सरकारों ने, हमारे बच्चों के गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के कॉलेज से निकाला, निकलो तुम आरक्षण के हकदार नहीं, हमने तुम्हें दिया, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। हमारे बच्चों को कॉलर नहीं पकड़ सके नीतीश सरकार के अफसर, उसके खिलाफ में है हाँ को रथ हम पान है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़े। SC ST यूनियन के लोग लड़े, वो सारे आज नीतीश सरकार के विभागों में तैनात हैं, और वही लोग कलम चला रहा है, हमारे बच्चों को कलर पकड़ रहा है, लात मार मार के निकाल रहा है। और उसी के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ, उस सत्ता के खिलाफ हाँ को रथ हम पान है। हमने कभी लड़ना नहीं सीखा। वो रहे, हमको मारते रहे और हम अपने पीठ को चौड़ा करते रहे कि हुजूर आप ही माई बाप हैं, आप 20 कोड़ा मारिए, 10 कोड़ा मारिए, मेरे पेट में छुरा भोरिए, हम आप ही को वोट देंगे, आप ही हमारे माई बाप है। हम कोड़ा खाकर सीना चौड़ा करके अब ये कहेंगे आप जितना कोड़ा मारना चाहो मार लो, अब हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम हाको रथ पान के रथ पर सवार हैं, और कोई भी तुम्हारी तलवार, तुम्हारी गोली, तुम्हारे कोड़े हमारे सीने को भेद नहीं सकती। हम हाको रथ पान हैं। और उसके लिए क्या होगा? हम गली गली दौड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो कुछ IP गुप्ता झोला है, जो ये लड़का बता रहा था, ये बता रहा था कि सर मैं हेडमास्टर में हो गया, अब नहीं हो पाएंगे सर। जरा सोचिए उस बच्चे की मां बाप पे क्या गुजरी होगी, जिसके घर में नौकरी आ गया होगा। उसके बच्चे के दिल में क्या गुजरी होगी, जिसके घर पे नौकरी आ गया। और नीतीश सरकार और उनके बैठे लोगों ने कलम निकाला मोटा वाला और बोला, हे तांती ततवा समाज के बच्चे आओ, अपना माथा लाओ और मैं लिखता हूं कि तुम्हारी नौकरी मैं काट रहा हूं, सिग्नेचर करता हूं। और उसी के खिलाफ में है
हाँ, जब तुम नौकरियां छीनने की मन बनाओ, जब तुम हमारे बच्चों के तकदीर को नष्ट करने के लिए मन बनाओ, कलम उठाओ, तो याद करना दरभंगा के पोलो के मैदान में 20,000 पान का समाज के लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। और ये सिखाता है हाको रथम पान है। आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। हमारी कोई औकात नहीं, सभी जातियों को बुला बुला के मुख्यमंत्री महोदय पार्टियों ने, क्या तुम फल्ला जाति के हो, राज्यसभा जाओगे, चलो। तुम फल्ला जाति के हो, राज्यसभा चलोगे, चलो, एमएलसी बनोगे, एमएलए बनोगे, एमपी बनोगे। अच्छा, तुम रामाधीन कौन जात के हो? सर तांती ततवा। चल हट, तांती ततवा के लोग एमपी एमएलए बनेंगे, चल हट। जिस दिन चल हट करने की बात करे उस दिन उसका हाथ मरोड़ना है, कहना कि हाँ को रथम पान के लोग हैं, हाँ को रथम पान है पान। ये आदमी रामाधीन सारी जिंदगी जदयू को झोला उठा के घूमता रहे, पॉकेट में पैसा नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन गली गली जदयू नीतीश कुमार झोला ढोते रहे। और जब इन्होंने मुख्यमंत्री की बात, मिलने की बात आई, इनको बुलाया गया मिलने के लिए, और जिस इंसान का ये गुण गाते मेरे पास थकते नहीं थे, उस इंसान ने इनको समय नहीं दिया और उसी शाम को किसी और को मिलवाया, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया। नीतीश कुमार होश में आओ। उस दिन मेरे चैम्बर में, मेरे घर में इनके आंख में आंसू थे कि मैंने अपना परिवार, सर मैंने जिंदगी भर अपना घर नहीं बना सका, भाड़े पे रहा, झोला ढोता रहा, सर मुझे मिलने का बुला के मिलाया नहीं। मैंने इन्हें कहा कि आप घबराइए नहीं, हाको रथम पान आपको इतना मजबूत करेगा कि उनको आईपी गुप्ता तक पहुंचने के लिए आपके पास जाना होगा। पान समाज जिंदाबाद। और इसी का नाम है हाको रथम पान है। अभी अब सरकार अलग अलग तरह का पार्टियां भी अलग अलग, जब हाको रथम पान जवान हो गया, मजबूत हो गया, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान जब पान का झंडा ले लिया हाथ में, तब उनको घबराहट होने लगी। वो हमारे आपके लोगों को फंड करके, पैसा दे दे के कहता हाको रथम पान के पहले मीटिंग करो, तुम भी रैली ऑर्गेनाइज करो। लेकिन उनको पता नहीं कि पान समाज के लोग समझ गया हमारा अपना कौन और अपनों के बीच में जयचंद और दुश्मन कौन, पता चल गया हम लोगों को। अभी आज मैं पढ़ रहा था कि बिहार सरकार का एक मंत्री कल पोलो मैदान के जदयू के एक मीटिंग में पान समाज के लोगों को बुलाया था। वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आपका आरक्षण लाने के बारे में बात करूंगा। और वही माननीय मंत्री हमारे बंद है, उनसे मैं उनका आदर भी करता हूं, लेकिन वही 2 दिन 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले पटना से नाराज होकर चले आए थे। काहे? बल उनके ही विभाग का अपर मुख्य आयुक्त उनका बात नहीं मानते हैं,
मुख्यमंत्री से नाराज हो गया है कि हमारा ही सेक्रेटरी, वो माननीय मंत्री, वो नाराज हो के आ रहे हैं कि उनका जो सचिव है, अपर मुख्य आयुक्त है, उनके विभाग का जो मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव, वो बात नहीं मान रहे हैं। जब आपका सचिव आपका बात नहीं मान रहा है माननीय मंत्री जी, तो आप आरक्षण हमको कैसे दिलवा सकते हैं, जरा बताइए। आप अपना मांग तो मंगवा लीजिए पहले। इतनी बात तो हमारे पान समाज के लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। इसलिए हम पोलो मैदान को चप्पा चप्पा भरेंगे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, 24 तारीख को, इसलिए 24 तारीख को लहरियासराय दरभंगा के पोलो ग्राउंड और 23 मार्च को पटना। और अभी बोल रहे थे एक आदमी, एक घर से एक आदमी और एक महिला, ये कौन सा बात है? आरक्षण एक ही आदमी को लेना है उस घर से, कि अगर 4 बेटा है तो चारों को लेना है? लेना है कि नहीं? यही बोले थे कि एक घर से एक महिला एक पुरुष को जाना है। आपके घर में कितने आदमी? 6 सदस्य। 6 है, तो जो जाएगा 2 ठो वही ना आरक्षण लेगा कि 6 वो लेगा, बताइए। नहीं, जो जाएगा वो लेगा, 6 आदमी जाएगा। हाँ, बापू सभागार में जब रैली हुआ तो मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे समधी, मेरे सारे लोग आए। और मेरे ड्राइवर को मेरी वाइफ बोलती है कि बैठने की जगह मिलेगा कि नहीं, हमको मिलेगा, साहब से पूछ लो। तो मेरा ड्राइवर बोला कि सर मैडम पूछ रही कि बैठने की जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको कहा कि मैडम से कह दो कि आईपी गुट ये नहीं कि उस मंच पे जगह मिलेगा। जैसे अन्य मां बहनें आप जहां बैठेगी उसको भी वहीं बैठना होगा, उनको कह दो। और उसी भीड़ में मैं सिर्फ ये कहा कि एक सजेशन उनको कह दो कि अगर 2 घंटा पहले आ जाएंगे तो शायद सामने वाला सीट पे जगह मिल जाएगा, और 2 घंटा अगर लेट किया तो कहां बैठेगी मुझे नहीं मालूम, हो सकता है सीढ़ियों पे। और वो 2 घंटा पहले आई और सामने मुझे दिखाई पड़ा। जब मैं आया तो मैं कहा भाई जरा लोगों को बता भी दें कि मेरी पत्नी है ये। तो मैंने एक गुलाब का फूल सबके सामने में उनको दिया कि ये मेरी तरफ से आपको है। इसलिए आपको भी, अगर आप 6 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, एक आदमी घर की रखवाली के लिए, अगोरने के लिए रहिए, और 6 के 6 आइए पोलो के ग्राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।